बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। वैसे तो आजकल बहुत से सियासी इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात हो रही है, लेकिन एक बहरान जो कि सबसे बड़ा बहरान है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बहरान है, सबसे बड़े सूबे का बहरान है और वो पंजाब का बहरान है। जी हाँ, 12 करोड़ का सूबा है जहां पर इस वक्त इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो कोई हुकूमत एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, उस्मान बुज़दार साहब मुस्ताफ़ी होने के बाद एक अरेंजमेंट के तहत जो कि आइन के अंदर दिया हुआ है, कंटिन्यू ज़रूर कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर, लेकिन क्या उनके पास कोई एग्जेक्टिव इख्तियार है, नहीं है, डे टू डे मामलात किस तरह चल रहे हैं। सूबे का एक वज़ीर आला इलेक्ट हो चुका है लेकिन अब तक उनका हल्फ नहीं हो सका है। 16 अप्रैल को हमजा शहबाज शरीफ साहब सीएम पंजाब इलेक्ट हो गए, ही सीएम इलेक्ट, लेकिन अब तक उनका ओथ एडमिनिस्टर नहीं किया जा सका। गवर्नर पंजाब इस हवाले से पहले तो रजिस्ट करते रहे, फिर गवर्नर साहब की तबीयत खराब हो गई। गवर्नर साहब ने करीबन 5-6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक लेटर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा, जिसके अंदर बुनियादी बात यह है कि उनके शदीद एतराज़ात हैं उस इलेक्शन के ऊपर जो कि पंजाब असम्बली के अंदर कंडक्ट करवाया गया। अब मामला यह है कि इस हवाले से ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट एक हुक्म जारी कर चुकी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बताया जाता है कि वो हुक्म फैक्स किया गया, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस हवाले से राय मांगी। वज़ीर आज़म की तरफ से राय गई और यहाँ तक कह दिया गया कि आप सादिक संजरानी साहब को ये जिम्मेदारी दे दीजिए ताकि वो ओहदे का हल्फ ले लें पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका। दिलचस्प बात यह है, इस हवाले से एक याद दहानी भी दोबारा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से की गई है, लेकिन अभी तक मामला जूं का तू है। एक खुसूसी तैयारा पंजाब की तरफ से पंजाब से गया सादिक संजरानी साहब को लेने के लिए 2 रोज़ कबल, लेकिन वो खाली ही वापस आ गया। एज वी स्पीक ये एक आइनी और सियासी बहरान है, इसलिए इसकी अहमियत ज़्यादा है कि इसके अंदर कानून के साथ साथ सियासत का बड़ा हैवी एलिमेंट शामिल है और शायद ये मामला पोलिटिसाइज हो रहा है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ ये है कि कौन सा इलेक्शन, कैसा चीफ मिनिस्टर इलेक्ट, वो तो मामला ही सारा बड़ा रिग्ड था और उसके अंदर जो कुछ हुआ, जो मुनहरिफ अरकान थे उनके खिलाफ रेफरेंस जा चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और आज की खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 मई के लिए सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं, उनके लिए नोटिस भी जारी कर दिया। तो कैसा इलेक्शन और कैसा होत, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ हो रहा है, ये दोनों मौक़िफ़ हम सामने रखेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में जनाब अहमद उवैस साहब, जो कि एडवोकेट पंजाब हैं। याद रहे अहमद उवैस साहब ने इस हवाले से पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी की है, गवर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू भी अदालत के सामने रखा है, कानून को भी समझते हैं, हमारे उस्तादों में से हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, खुद भी एक वकील हैं। चाहे मामला मियाँ नवाज शरीफ साहब का हो, शहबाज शरीफ साहब का हो, या हमजा शहबाज शरीफ साहब की अबूत का मामला हो, आप उन्हें हमेशा फोर फ्रंट पर देखेंगे कानूनी मामलात के अंदर और अपनी पार्टी की तर्जुमानी करते हुए देखेंगे कोर्ट्स के अंदर भी। बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब आपका भी और तारड़ साहब आपका भी। सबसे पहले अहमद उवैस साहब, आप एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, सिचुएशन बड़ी डेलिकेट है। जो पहले हो चुका है जरा वो तो चले, एक उसका एक बैकग्राउंड है, लोगों को पता भी है। आज की सिचुएशन ये है कि चीफ मिनिस्टर इलेक्ट का ओथ नहीं हो रहा। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जो प्रेसिडेंट को भेजा गया वो भी वाजे है और ये भी गुंजाइश है कि किसी और को भी कहा जा सकता है ओथ लेने के लिए। जो गवर्नर का लेटर है जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट को भेजा है और वो 5-6 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? गवर्नर के पास ये इख्तियार कहाँ से है कि वो कोई भी इलेक्शन, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है या वो कंट्रोवर्शियल है नहीं है, उसके बारे में बात कर सके? गवर्नर का काम तो ये है कि जब सीएम इलेक्ट हो गए पंजाब असम्बली के अंदर तो उन्होंने ओथ लेना है, उनके पास गुंजाइश नहीं है आइनी तौर पर। जरा इसमें रहनुमाई फरमाइएगा, क्या गुंजाइश थी कानून के अंदर या आइन के अंदर जिसके तहत गवर्नर साहब इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं और ये रजिस्ट कर रहे हैं ओथ लेने को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि आइन बड़ा क्लियर है इसके ऊपर और उसमें सारी रेमेडीज़ मौजूद हैं कि इसके चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के ऊपर और इलेक्शन के बाद जो उसका ओथ की सेरेमनी है, और इस आर्टिकल 104 जिसका जिक्र जो है वो इस जजमेंट के अंदर भी, शॉर्ट जजमेंट जो लिखी थी उन्होंने सिंगल बेंच ने, चीफ जस्टिस साहब ने, उसमें भी इसका जिक्र किया उन्होंने। और इनका हुक्मनामा कोई नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि चीफ जस्टिस का जो ये उस दिन का जो उन्होंने अपना वो
फैसला दिया है, ये हुक्मनामा नहीं है। ना वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई हुक्मनामा इशू कर सकते हैं, अच्छा, ना वो गवर्नर को इशू कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना है उनको, और वो आंसरेबल हैं। मतलब गवर्नर जो है, ही इज आंसरेबल टू प्रेसिडेंट, बट ही इज नॉट आंसरेबल टू द बेंच एज पर आर्टिकल 248। अच्छा जी। अब बात यह है कि जो आपका अगला सवाल है वो बड़ा अहम सवाल है जी। देखिए, जिस वक्त गवर्नर के पास ये मसला गया तो उन्होंने इसकी फुटेज तमाम वहाँ से कलेक्ट की, और उसके बाद उन्होंने एज ही टोल्ड कि उन्होंने वहाँ से उसकी रिपोर्ट मंगवाई जो सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से, और उसमें वो सारी डेटा लाई, और फुटेज तो मेरे ख्याल में हमने देखी, पाकिस्तान ने देखी, और पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क मेरे ख्याल में सारी दुनिया पे वो फुटेज देखी गई, और वो इट अर्नड ह्यूमिलिएशन एंड इंसल्ट फॉर पाकिस्तान व्हाट हैज हैपेंड ऑन दैट डे। आई मस्ट से कि ये ऐसा वाकया है कि जो 1958 के बाद अब ये वाकया इतने बड़े लेवल के ऊपर हुआ, क्योंकि आपको अगर हिस्ट्री पाकिस्तान की मालूम हो तो उस वक्त के ढाका में जो प्रोविंशियल असम्बली के सेशन के दौरान एक झगड़ा हो गया, और उस झगड़े के रिजल्ट में स्पीकर वाज मर्डर्ड। एग्जैक्टली जी, डिप्टी स्पीकर। जी हाँ, और उसके बाद ये अब वाकया हुआ। इसमें भी देखिए कि एक कैंडिडेट जख्मी हुआ, और एक लेडी खातून जो है मेंबर, एक खातून मेंबर जो है वो शी स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, वो अभी तक कोमा में है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है। तो इतनी खतरनाक सूरत हाल जो हुई, तो इसके ऊपर उन्होंने, गवर्नर ने ये कहा कि मैं ऐसी कंडीशन में जब मैं महसूस करता हूं कि ये एक फेयर इलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ओथ नहीं लेता। बट सर एक सर इसमें रहनुमाई फरमाइएगा, ये आप कह रहे हैं गवर्नर ने ये महसूस किया और उन्होंने सेक्रेटरी पंजाब असेंबली से रिपोर्ट मंगाई। मेरा सवाल जनाब से ये था कि आइन के तहत या कानून के अंदर आप रहनुमाई फरमा दीजिए, क्या गुंजाइश है गवर्नर के पास कि वो इस तरह की बाज़पुरस कर सके कि मुझे ये बताया जाए कि इलेक्शन कितना फेयर हुआ, मुझे ये बताया जाए पंजाब असेंबली के अंदर क्या हुआ, और क्या उसके अंदर कोई इरेगुलरिटी थी, कंट्रोवर्शियल था, रिगिंग हुई, ऐसा कुछ हुआ? कहां पर गुंजाइश है गवर्नर के पास सेक्रेटरी पंजाब असेंबली से ये सवाल कर सके? मैं यही आपको बताने लगा। बात यह है कि गवर्नर जो है वो भी अंडर ओथ होता है। ठीक है। वंस अ पर्सन इज अंडर ओथ जी, तो उसको आप रबर स्टैम्प नहीं कर सकते, या आप उसको आप पोस्ट ऑफिस नहीं कह सकते। वो एक थिंकिंग ह्यूमन बीइंग है, और ओथ है, और आपके कंटेंट्स ऑफ ओथ जो हैं गवर्नर के, जिसमें वो कह रहा है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए ऑल फेयरनेस इन ऑल मैनर इज रिक्वायर्ड। ये उनका परसेप्शन है। मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि आर्टिकल 104 में ये लिखा हुआ है कि इफ द गवर्नर इज नॉट अवेलेबल और इज आउट ऑफ पाकिस्तान जी, और फॉर एनी अदर कॉज, वो एनी अदर कॉज जो है कि किसी भी रीजन, कोई रीजन उनका कि मैं इसको ये ओथ जो है मैं नहीं लेता इनका, मैं अपनी इनएबिलिटी वो शो कर रहे हैं कि मैं ये ओथ नहीं लेना चाहता, तो वो प्रेसिडेंट को उसका रीजन लिख के भेज देंगे, और उसकी जगह के ऊपर, उसकी जगह पे प्रेसिडेंट जो हैं एज पर दिस प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 104 जी, वो क्या करेंगे कि वो स्पीकर से कहेंगे, स्पीकर विल टेक ओथ, ठीक है, एडमिनिस्टर ओथ। यहाँ तो स्पीकर भी कंटेंडर है और सर। इन दिस यहाँ पे क्योंकि वो राइवल कैंडिडेट थे जी, जाहिर है कि वो ऐसी पोजीशन आ गई, तो फिर बड़ा आसान है कि वो जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी और आदमी को, एनी पर्सन, किसी को भी वो कह देंगे। सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ये नहीं कर रहे। सर प्रेसिडेंट ये नहीं कर रहे, और जिस तरह जनाब ने फरमाया कि पंजाब असेंबली, सर एक सेकंड, ये मुझे आप ही बताइएगा। मुझे एक सेकंड मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जरा पूरा। जी जी। प्रेसिडेंट जो हैं वो अपनी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, देखें आइन के अंदर मेंशन है कि जब कोई समरी जाएगी प्राइम मिनिस्टर के पास से प्रेसिडेंट के पास, जी जी, तो प्रेसिडेंट जो है वो उसको पहली दफा 15 दिन के अंदर उसका फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और 15 दिन में अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो वो समरी दोबारा जाएगी, जी जाएगी, और फिर 10 दिन वापस, और दोबारा, और वो 10 दिन उसको रख सकते हैं जी, और उसके बाद वो फिर जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो आप वो कर देंगे।
तो सिर्फ पेशेंस की बात है मेरा ख्याल में। ठीक है, आप थोड़ी सी जो है ना ये इम्पेशंस जो है वो सर वो इम्पेशंस इसलिए कहा जा रहा है कि avoid कर रही 16 अप्रैल का इंतखाब हो गया, आज अगर मैं कहूं तो 11 दिन तो ऐसे हो गए हैं। और जो आप कंट्रोवर्शियल होने की बात कर रहे हैं सर, पंजाब इलेक्शन, पंजाब के सीएम का इलेक्शन, जनाब की तरफ से भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुतअद्दिद दफा ये आर्गूमेंट रेज किया गया और आपको कोर्ट किया गया, इसकी तरदीद कर दीजिए अगर आप ये दुरुस्त नहीं है। आपने बताया कि पंजाब असेंबली के अंदर क्या हुआ, आपका मौकफ ये रहा कि बड़ा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हुआ है और ये तो बड़ा गलत हुआ है जो पंजाब असेंबली के अंदर हुआ है। क्या अदालत ने भी इसके ऊपर कोई डिलिबरेट किया, कोई हुक्म जारी किया क्या, और या उनके कोई ऑब्जर्वेशन थी कि बड़ा गलत इलेक्शन हुआ है और बड़ा अनफेयर प्ले किया गया है? नहीं, अदालत कैसे हुक्मनामा जारी कर सकती है जब तक कि वो कंट्रोवर्शियल फैक्टर जो है वो आप रिट के अंदर, तो आप तो माशाल्लाह खुद बैरिस्टर हैं जी 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 कि कहीं जहां पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी आ जाएगी जी, तो फिर वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं हो सकती। वो तो फिर जाएगा किसी ट्रायल के पास, किसी ट्राइब्यूनल के पास, ठीक है, जो दोनों की एविडेंस रिकॉर्ड करेगी और फिर फैसला देंगे। इसलिए हाई कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है, ठीक है, और राइटली सो कि उन्होंने इसके ऊपर कोई अपनी राय नहीं दी है, ठीक है, और उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू को ही मद्देनजर रखा है, वो आर्टिकल 04 है। ठीक है। मैं जरा तार साहब के पास, तार साहब सबसे पहली बात ये कि अहमद वैस साहब फरमा रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई हुक्मनामा तो है नहीं और ना वो प्रेसिडेंट को हुक्म दे सकती हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो गवर्नर पंजाब हैं वो कोई मिट्टी का मादू तो मतलब नहीं है, वो कोई रबर स्टैंप नहीं है, वो थिंकिंग पाकिस्तानी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर है। उन्होंने अपना माइंड अप्लाई किया है और उन्होंने खत लिख दिया है, अपने रीजंस बता दिए कि वो क्यों ये ओथ एडमिनिस्ट्रेटर ने। आज सदर पाकिस्तान ये डिक्री जारी करें अपने दफ्तर से कि मैं बरे सगीर पाको हिंद का वाइसराय हूँ और गवर्नर पंजाब को मैं अफ़गानिस्तान और मुल्का इलाकों का गवर्नर साथ तैनात कर देता हूँ और वहाँ पे को अपनी प्राइवेट लश्कर कशी कर दें, तो क्या ये जायज़ होगा? यानी सदर और गवर्नर मादर पिदर आज़ाद हैं। सदर और गवर्नर को ये इख्तियार है कि वो जो मर्जी करें। मुनीब साहब, ये आइन जिस तरह पामाल किया गया है, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये इस तरह के लोगों का सोचा ही नहीं था। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह के लोग भी आएंगे, वरना वो लिखते कि जो इस शिक से रूगर्दानी करेगा, आर्टिकल 6 अपनी जगह पे, जो ओथ नहीं देगा उसके ये पीनल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये डे वन से एक ग्रेटर गेम है। हमने नंबर शो कर दिए, हमारे नंबर पूरे थे, हमने बताया कि 197 से लेकर 200 तक हमारे मेंबरान हैं, हम इलेक्शन जीते हुए हैं। रूल्स में लिखा है कि प्रीसीडिंग डे ऑफ द इलेक्शन कागजात जमा होंगे, हमने कागजात जमा कराए। आइन में लिखा है कि जब वजीर आला रिजाइन कर जाएगा, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर बिजनेस, कोई और मामला डिस्कस नहीं होगा, विदाउट डिबेट द हाउस शैल प्रोसीड टू इलेक्ट द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, उस यकम 28 को रिजाइन करता है चीफ मिनिस्टर, यकम को इस्तीफा एक्सेप्ट होता है। आज मुनीब साहब अफसोस के साथ, दुखी दिल के साथ हम 25 तारीख को बैठे हैं, इस सूबे में कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई काबीना नहीं है, एडवोकेट जनरल नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब मतलब देखें, आज चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ आप बैठे देखिए हुए ना, हैं। आर्टिकल 140 कहता है कि एडवोकेट जनरल इज ए नॉन वोटिंग मेंबर ऑफ द असेंबली, ही शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट मुस्तफा इंपैक्ट्स के बाद आपको पता है कि वो चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट है। एग्जैक्टली। तो अहमद अवैस साहब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक गवर्नमेंट जो जा चुकी। आर्टिकल 140 आगे चलें, इस इलेक्शन को मुतनाज़ा किसने बनाया? डिप्टी स्पीकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो आता है, उस पर जो दहशतगर्दी की एक एक्ट किया गया, बहीमाना तशद्दुद किया गया, 1958 वाला मामला दोहराने की कोशिश की गई, उससे जान से मारने की कोशिश की गई। किसने पट्टियां बांधी, किसने मगरमच्छ के आंसू बहाए, कौन जख्मी हुआ, कौन नहीं हुआ, किसने हमला किया, कौन मजलूम था, कौन जालिम था, ये कैमरे की आंख ने दिखाया। मुझे फख्र है अल्लाह ताला के फजल से कि हमने कोर्ट से ये ऑर्डर करवाए कि मीडिया को एक्सेस दिया जाए। पंजाब असेंबली बंद थी मीडिया के कैमरों के लिए, पिछले 3.5 साल बंद रही। फैफिन जैसे इदारे, पिलडेट जैसे इदारे जिनका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, उनको एक्सेस मिला पहली दफा। तारड़ साहब, जो भी बात अहमद वैस साहब कर रहे थे, उन्होंने आर्टिकल 104 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये गवर्नर के पास ये गुंजाइश थी और इसी तरह प्रेसिडेंट के पास भी ये गुंजाइश है, 15 दिन वाली और 10 दिन वाली। देखिए वो आप खुद लॉयर बता देता हूं। आइन की मंशा बिल्कुल क्लियर है, उसमें लिखा है द गवर्नर शैल एडमिनिस्टर ओथ। में नहीं है, उसको थिंकिंग की कैपेसिटी दी नहीं गई, उसने बैठना है। उसने जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से उसको नोटिफिकेशन आ गया कि फलां शख्स को मुकन्ना ने बतौर वजीर आला मुंतखब कर लिया है, उसने ओथ एडमिनिस्टर करना है। कल को चीफ जस्टिस का ओथ जाए और वो कहे जी मैं समझता हूं कि ये चीफ जस्टिस जो है, कोई भी ABC, ये ठीक बंदा नहीं, मैं इसको ओथ नहीं देता, वो लेटर लिख दे प्रेसिडेंट को कि इस चीफ जस्टिस को मैं ओथ नहीं दूंगा, क्या होगा मुल्क में?
यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा बट करने वो की अहमद कोशिश की वैसा जा फरमा रही रहे है। हैं ना, गुंजाइश है सर गवर्नर कोई के गुंजाइश पास। नहीं है। नहीं 104 के अंदर वो सर कहते हैं गुंजाइश है। 104 में इफ ही इज Unable to। अनेबल क्या होता है? वो बीमार हो जाए, जी, मुल्क से बाहर गए जी, हो, कुछ इस- हो जाए, बीमार बद- तो वो बेचारे नहीं, होंगे। अब आइन में लिखा जाता कि अगर बदनीति होगी तो 104 लागू नहीं होगा। बदनीति शामिल है इसके अंदर। मैं ये समझने से कासिर हूं कि आपका आइन कहता है कि ही शैल एडमिनिस्टर ओथ, उसके बाद आर्टिकल 104 क्लियर है, आर्टिकल 255 क्लियर है, कोई और नॉमिनेट इस काम के लिए हो सकता है। और एक और बात, गवर्नर को हम हटा चुके, आप 25 दिन बैठ जाएं उसके ऊपर, बैठ जाएं, कोई बात नहीं। भाई गवर्नर साहब को हटाने की एडवाइस भी काफी दिन पहले गई थी, पता नहीं वो तो उसको काफी दिन हो गए। 10 दिन 8-10 दिन मेरा हो गए। कहने का मकसद ये है, इक्तदार हमने आते भी देखा है, हमने जाते भी देखा है, हमने पिच नहीं उखाड़ी, हमने बल्ला नहीं तोड़ा, हमने गेंद स्टेडियम से बाहर नहीं फेंकी, हमने स्टेडियम को आग लगाने की कोशिश नहीं की। यहां ऑर्डर आया, हम गाड़ी में बैठे घर आ गए। गवर्नर रात लगाया गया, 2008 में वजीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, इधर पट्टी चली, वो गाड़ी में बैठे वो घर आ गए। इधर पनामा का वर्डिक्ट आता है, नवाज शरीफ साहब गाड़ी में बैठते हैं, घर आ जाते हैं। ये कैसे लोग हैं कि जो इक्तदार से एक दिन की दूरी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? इतना बड़ा सूबा पंजाब, ये इंतकाम है। तब तारक साहब एक इशू ये है कि जो अभी तक अहमद अवैस साहब की बात मैं समझ पाया हूँ, हमारे उस्तादों में से हैं और आप भी माशाल्लाह, हम देखते हैं अहमद अवैस साहब को भी, लेकिन उन्होंने जो गुंजाइश बताई है, बेशक हम ये उसके अंदर एक आर्गूमेंट ज़रूर बिल्ड कर सकते हैं कि सियासी तौर पर उस गुंजाइश को, आईनी गुंजाइश को इस्तेमाल किया जा रहा है प्रेसिडेंट की तरफ से भी या गवर्नर की तरफ से भी। लेकिन फैक्ट ये है कि गवर्नर के पास ये इख्तियार था, चली वो कि उन्होंने प्रेसिडेंट को एक लेटर भेज दिया, प्रेसिडेंट साहब ने 15 दिन और फिर 10 दिन का इख्तियार उनके पास भी। वो कहते हैं इम्पेशेंट हो रहे हैं आप लोग, और आपके पास जो आपका केस है सारा, जब आप गए लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट ने जो आपने बताया, जो फैक्ट्स किया प्रेसिडेंसी को, उस पर ज़रा मुझे बताइए, गालिबन एडवोकेट जनरल साहब भी मौजूद थे, वहाँ पर जो डिस्कशन हुई है, उनका मौक़िफ़ ये है कि कोई हुक्म तो अदालत प्रेसिडेंट को दे ही नहीं सकती। सर देखें, एक आइन के आर्टिकल के तहत 25 दिन से एक सूबे में गवर्नमेंट नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि पहले इलेक्शन नहीं करवाने दिया गया, अब ओथ नहीं दिया जा रहा। हाई कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। फैक्स से भेजने का मकसद क्या है? फैक्स, अगर मैं आपको कहूँ मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट आज ही फैक्स करना है, वो अर्जेंसी शो करता है। हाँ, वरना तो मैं फिर आपको कहूंगा जी मंडे वर्किंग डे है, पहला मैं सुबह उठ के आपको बकायदा एडवाइस किया गया या डायरेक्ट किया गया? देखिए, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 104 में प्रेसिडेंट की एक ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट पे भी बाइंडिंग है, हमारे पे भी बाइंडिंग है, ठीक है। उसके तहत उन्होंने कहा आप आगे एक्शन लें, आप किसी को अपॉइंट कर दें। अब हमने क्या किया, प्रेसिडेंट साहब ने उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत हमें एक लेटर लिखा, ठीक है, और हमें कहा कि मुझे रहनुमाई मेरी फरमाई जाए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखा? जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को लिखा, ठीक है, कि मेरी रहनुमाई फरमाई जाए कि ये मुझे ऑर्डर मौसूल है, मैंने आइन के तहत क्या करना है। ठीक है। हमने उनको जवाब दिया, एक एडवाइस भिजवाई टाइम बाउंड करके कि आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, आप हफ्ते को 4 बजे चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी को डायरेक्ट करें कि वो एडमिनिस्टर करे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस सारी एपिसोड के अंदर प्रेसिडेंट के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास, गवर्नर के पास कहाँ ये इख्तियार है कि वो किसी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को, लिखा है ऑर्डर में, दी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, एक नौ मुंतखब वजीर आला को ओथ डिनाई करें। ये इख्तियार कहाँ पे लिखा है? और कहाँ पे लिखा है कि द गवर्नर शैल अप्लाई हिज माइंड एंड देन गिव रीजंस फॉर द ओथ? एक मिनट अहमद अवैस साहब, सर ये फरमाइएगा। जी मैं बिल्कुल सर, मैं आपके, बल्कि इसका जवाब भी मुझे दे दीजिएगा सर, कि अगर प्रेसिडेंट ने वज़ीर आज़म हाउस से एडवाइस मांग ली इसके ऊपर कि ये मेरे पास एक एडवाइस कह लें, ऑर्डर करें, आप कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकती प्रेसिडेंट को, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक राय मांगी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उन्हें राय दे दी, और ये तासुर जनरेट हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट साहब का दफ्तर है या गवर्नर जो पंजाब हैं, ये ऑफिसेज सियासी मकसद को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और ये असर काफ़ी हद तक सबके सामने अब आया है, सबको पता है। इसका डिफेंस तो कोई नहीं हो सकता सर अहमद अवैस साहब? ये मैं यही गुजारिश करने लगा हूँ आपके सामने। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अता तारड़ साहब नौजवान हैं, इसलिए ज़्यादा जोश व जज्बा से बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि जोश व जज्बा तो अपनी जगह, लेकिन थोड़ी सी अक्ल फ़हम की भी ज़रूरत होती है उसके लिए, उनकी उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए, उसको समझने के लिए। बात एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब बात यह है कि देखिए, जहाँ पर भी गवर्नर या प्रेसिडेंट या कोई शख्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, और हर अदारा, हर शख्स कितना बड़ा हो कितना छोटा हो,
everyone is subservient to the constitution. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने तरीक़ेकार दे दिया है, अगर उसको उस लिमिट को क्रॉस कर देगा कोई और फिर अपने आप को असर्ट करेगा तो बिल्कुल उसके खिलाफ आप आर्टिकल 6 लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन विद इन द लिमिट्स अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वो डेलिब्रेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद तजवीज़ किया कि भाई ये पहले 15 दिन हैं, फिर 10 दिन हैं, मैं एक बात कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, वो एक्सरसाइज करें या ना करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ कोई लिखी आ गई तो वो एक कॉमा भी अगर आपने बदलना है या उसमें से ऊपर रद्द-बदल करना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी के अलावा उसको हाथ नहीं लगा। दुरुस्त बात है, ठीक हो गया। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। अब उसमें थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत ही है, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। नहीं, बट अहमद अब वैसा इन्होंने गुजारिश है मतलब- सर मेरी यार सुनिएगा, आप कहते हैं पेशेंस की जरूरत है, लेकिन गवर्नर का रिमूवल हो उसके हवाले से एक एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की जानब से जारी की गई, आप कह रहे हैं उसमें भी ठीक है, गुंजाइश मौजूद है, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो 15 दिन का और 10 दिन का, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसका तासुर ये लिया जा रहा है कि प्रेसिडेंट साहब हों या गवर्नर पंजाब हो, ये तमाम काम इसलिए किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन कमीशन के अंदर जो रेफरेंस भेजा गया है मुनहरिफ अरकान के खिलाफ, वो डिक्लेरेशन किसी ना किसी तरह से हासिल कर ली जाए इलेक्शन कमीशन से और ये गैप उसको इस्तेमाल किया जाए, इस गैप को उस टाइम पे इस्तेमाल किया जाए, और यही प्राइम मिनिस्टर, यही प्रेसिडेंट का ऑफिस भी कर रहा है, यही गवर्नर का ऑफिस भी कर रहा है। इसका कोई डिफेंस है? कानूनी तौर पर तो यकीनी तौर पर है, लेकिन इन ऑफिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, देखिए ना, ये तो आप उससे इन्फर करें जो भी कुछ करें, लेकिन फिर मैं वहीं बात लेके जाऊंगा कि आप किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने के लिए आपको ये तो साबित करना पड़ेगा ना कि ये इसने यहाँ पे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है, यहाँ पे वो टाइम लिमिट को क्रॉस कर गए हैं, यहाँ पे उन्होंने केयर नहीं की है किसी पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, और अगर ये नहीं हुआ है तो फिर आप उसके खिलाफ कार्रवाई तो कोई नहीं कर सकते। मैं देखिए ना, बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, जी सर, मैं तो आपको यही कहूंगा कि ये सूरत हाल है। अब इस सूरत हाल में देखना तो हमने यही है, जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो या कोई आदमी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन से सब वो अबव नहीं है। ठीक है, अच्छा, बट आप किसी के आप ठीक, बिल्कुल ठीक है अवतार सर, टुवर्ड्स द एंड ये एक तासुर है जो कि जनरेट हो रहा है कि वो जो रेफरेंस चला गया है मुनहरिफ अरकान के खिलाफ, उसका इंतजार किया जा रहा है कि डिक्लेरेशन हो जाए, टाइम बीच में एक्सरसाइज हो जाए, लेकिन कानूनी तौर पर या आईनी तौर पर वो अपनी एक्सरसाइज कानून के आइन के मुताबिक कर रहे हैं। देखिए, वो एक इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है, कानून के लवाजमात हैं, आयशा गुलालाई केस है, 63A की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक प्रोसेस है जिसने चलना है। ठीक है, मगर पंजाब असेंबली का इजलास 28 को बुलाना, उसमें कोई और प्लानिंग करना, देखिए ये सिर्फ इन आइसोलेशन नहीं है कि ओथ नहीं दिया जा रहा, ये पूरी एक एक्सरसाइज है कि इलेक्शन ना होने देना। उसके बाद एडवोकेट जनरल साहब का ये कहना कि बुज़दार का इस्तीफा ठीक ही नहीं था, यानी एक बंदा जो इस्तीफा दे रहा है वो इलेक्शन लड़ रहा है, अगले वजीर आला का परवेज़ इलाही साहब के साथ बैठा है, वो कह रहा है मैंने इस्तीफा दिया है। एडवोकेट जनरल साहब ने 2 सफ़ों का नोट लिख दिया कि ये इसने इस्तीफा दिया ही नहीं, ये वैलिड ही नहीं, वो मेरे पास है, वो मेरे पास है, वो कोई बात नहीं, आप उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, चले आपने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा, इन्होंने नहीं लिखा जी, मगर एक कंटेंशन देखे ना, एक इस्तीफा देने वाला कहता है मैंने दिया, इस्तीफा मंजूर करने वाला कहता है मैंने मंजूर किया। अब आफ्टर थॉट्स आ रहे हैं कि बुज़दार साहब को बहाल कर दिया जाए। आइन के साथ जो खिलवाड़ पिछले ये 24 दिनों में पंजाब में हुआ है, ये तारीख का स्याह तरीन बाब है। अच्छा, और मैं आपको बताऊं, देखें, गवर्नर 15 दिन निकाल लेगा, प्रेसिडेंट साहब 15 दिन रोक लेंगे, आज जाके आपने ओथ देना ही देना है। हम अदालत इसलिए गए हैं कि अदालतें सेफ गार्ड्स हैं अगेंस्ट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आपके पास एक ही फोरम है, वो अदालत है। नहीं, बट आप लाहौर में कई घर हैं वो खाली लोग करवा लेते हैं जो इलीगल किराएदार रह रहे होते हैं। आज आपने, मगर हम पुरअमन लोग हैं, अलाउ मी टू यूज द वर्ड, आपने तड़ी लगाई है कि हमने कहा हम पुरअमन लोग हैं, ऐसा नहीं करना चाहते, मगर इसलिए अदालतों के पास गवर्नर हाउस आप कैसे खाली कराएंगे? बंदा निकालने से गवर्नर तो नहीं चला जाएगा ना, चला जाएगा, वो 4 दिन का बेचारा गवर्नर है, वो आया वो चला जाएगा। बट बात यह है कंटेम्प्ट, आज मंशा क्या है? नहीं, आप कंटेम्प्ट में अगर लाहौर हाई कोर्ट की ऑर्डर नहीं है और एडवाइस है टू द प्रेसिडेंट, हमने आज एक रिट पिटीशन फाइल की है, फ्रेश रिट फाइल की है, उसमें हमने लिखा है कि हमारे पास कंटेम्प्ट का राइट मौजूद है, हम चाहें तो मुस्तकबिल में उसको एक्सरसाइज करेंगे। अहमद वैद साहब कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो हुक्म तो दिया ही नहीं है यूसुफ रजा गिलानी साहब को
सुप्रीम कोर्ट ने बिफोर राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक उनको कंटेम्प्ट लगा के तो वो डीसी पर वो कहते हैं प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है ना। ये वो देखिए जी, इम्यूनिटी की भी आगे ग्राउंड्स हैं, कानूनी तौर पे बहस की जा सकती है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, आइन की एक मंशा है कि चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन फिल फॉर कराया जाए और ओथ एडमिनिस्टर किया जाए। अब उसके बहाने जितने मर्जी ढूंढ लें, कल को कह दें कि जी इलेक्शन भी गलत था, बुज़दार का इस्तीफा भी गलत था, ये सारी एक्सरसाइज ही गलत हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिले हो जाएगी। ये ताखीरी हरबे हैं, इस्तेमाल कर लें, एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह हमजा शहबाज शरीफ ने उठाना है। लेकिन अगर रोक कोई नहीं सकता, अगर डीसीट हो गए अरकीन तो फिर शायद एतमाद का थोड़ा सा मेरा जवाब, जी सर मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा मेरा जवाब सुन लीजिएगा। के हरबे निकालने, मेंबर्स को सस्पेंड करना, तोड़ फोड़ करवाना हाउस के अंदर, वो किसने करवाई? देखिए मैं चॉइस साहबान को भी रिक्वेस्ट करूंगा, बस करते, बहुत हो गया। यानी इसको जाती दुश्मनी में ठीक है। मंजूर इलाही का पोता है, वो ऐसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है जलसे के अंदर जिस तरह थड़े से उठ के, मतलब उसकी एजुकेशन ही कोई नहीं है। मैं चले जी अहमद वैस साहब, आप इस पर कंक्लूड कर दीजिएगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये कह रहे हैं कि जी मैंने कोई नोट लिखा या मैंने लिख के भेजा, उससे बहुत पहले आपके 2 MNAs ने, जिसके अंदर आपके सनाउल्लाह साहब थे और दूसरे साद रफीक साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी, और ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा उन्होंने की कि ये इस्तीफा जो है गैर आईनी तरीके से है। ये तो मैंने तो उनकी बात रिपीट की थी। मगर आपने एक एडवाइस भी तो, आप तो एडवोकेट जनरल हैं, आप आर्टिकल 140 के तहत प्रिंसिपल लॉ अफसर हैं, आप कैसे ये कह सकते हैं कि इस्तीफा गलत था? आपका वजीर आला जो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो कह रहा है कि मैंने इस्तीफा दिया, आप कह रहे नहीं दिया। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। जी सर। 93 सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच की जजमेंट है जिसमें उन्होंने पूरे तरीकेकार देके नामंजूर किए में, मैंने उसका रेफरेंस से ये बात की थी। ये नहीं कहा मैंने आगे इसके आगे नहीं कहा कि ये पास्ट एंड क्लोज चैप्टर है, क्या है क्या नहीं, ये बात मैंने नहीं की। लेकिन जो एक कानून की रिपोर्ट की जजमेंट्स में आई हुई थी, उस रेफरेंस से और इस रेफरेंस से कि ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह ये सारी जो हुई थी, सर ये मुझे बता दें सर, क्या ये इंटेंट नहीं है? जारी बात है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत थी, आप उसके एडवोकेट जनरल आज भी हैं, एडवोकेट जनरल पंजाब आप हैं, क्या ये मर्जी मंशा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहसियत जमात के मुनरिफ अरकान डी नोटिफाई हो जाए और किसी तरह ये मामला पंजाब के CM वाला मामला खटाई में पड़ जाए या ओथ हो भी जाए और डीसीट हो जाए तो लोग डी नोटिफाई हो जाएंगे और एतमाद का वोट लेना पड़ जाएगा नए चीफ मिनिस्टर को दोबारा? नहीं देखिए ना, ऐसे सवाल ये है कि ऐसे मामला जो हैं ख़त्म नहीं किए जा सकते, ना हो सकते हैं, ना इंटेंट हो सकती है। बाकी मैं वलीउल्लाह नहीं हूँ कि किसी के दिल की बात को जानता हूँ। मैं ये आपके सामने ज़रूर कहूँगा, एक बात अभी ये तारड़ साहब ने की थी, उसका जवाब भी दे दूँ। देखिए, एडवोकेट जनरल आर्टिकल 140 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपॉइंट होता है जी, और उसमें दो उसके जो है ड्यूटीज में शामिल है। एक, टू रेंडर एडवाइस टू दी गवर्नमेंट, एंड नंबर 2 इन दी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, कोर्ट की मुआवनत करना, ठीक है, टू असिस्ट द कोर्ट इन दी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। अब वहां पर भी उस दिन मैं जब गया था तो अदालत की तरफ से मुझे ऑर्डर 27A का नोटिस आया था। ठीक है, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन होती है जी, तो वो 27A के नोटिस में बुलाते हैं अटॉर्नी जनरल को या एडवोकेट जनरल को, तो उसमें मैं गया था और वो बिल्कुल लीगल था। आप वो उसमें कोई गुंजाइश ये कहा नहीं जा सकता कि मैं, बट सर मुझे सर आपको जो काम करने से रोका गया, ये सेक्रेटरी लॉ का जो एक ऑर्डर था, क्या वो अभी भी इन फील्ड है या वो विड्रॉ कर लिया गया है? बुज़दार साहब जो कि अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं वो जी बुज़दार साहब ने उसको कहा कि मेरी बगैर कंसल्टेशन के ये लेटर जो है, एडिशनल सेक्रेटरी वाज नोबडी टू इशू सच लेटर, तो वो एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड। वैसे मेरा मशवरा इज्जत के साथ छोड़ दें, आप भी चले जाएं, बुज़दार साहब भी चले जाएं, मामला खत्म करें। सर क्यों इतना लटका रहे हैं? नहीं, बस जाना तो है, वो कह रहे हैं हम खत्म आईनी मुद्दत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये खत्म ही हो जाएगा। ये देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो पेशेंस भी सिखाती है। नहीं, मैं हम रोजे वैसे भी तारड़ साहब को हम कहते हैं पेशेंस, पेशेंस इज अ वर्च्यू, कोई नहीं, पेशेंस इज अ वर्च्यू, और पेशेंस का बहुत खास तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर के ओथ के हवाले से। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद वैस साहब हमारे साथ मौजूद थे, एडवोकेट जनरल पंजाब तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम के सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। अज़मा बुखारी साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब है, MP हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज बलोच साहबा MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपका बहुत शुक्रिया। और जनाब अतहर काज़मी साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अतहर काज़मी साहब आपका भी। सबसे पहले अज़मा बुखारी साहबा, ये बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा भी हो रहा है सऊदी अरेबिया का। अब उसके हवाले से आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, फिर कहा गया कि ये जो ट्वीट है और ये इसके अंदर जो बातें की गई हैं वो बिल्कुल फेक न्यूज़ है। कहा गया कि कोई 777 एक बुक किया गया है और उसको खड़ा रखा जाएगा और पता नहीं क्या क्या था। उसको बाय द वे मरियम औरंगज़ेब साहबा ने बाकायदा तौर पर डिनाई किया कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है, गलत खबर है, झूठी खबर है। ये जो लोग प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, इनके हवाले से ज़रा ज़ाहिर कर दीजिए। ये साफ़ी हजरात का नाम तो मुझे इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर होंगे तो उनकी तरफ से, उनके हवाले से कहा गया है कि वो अपने खर्चे पे जाएंगे। ये तमाम शख्सियात जो जा रही हैं, जो पार्टी प्रेसिडेंट्स जा रहे हैं, पार्टी के मेंबरान जा रहे हैं और जमातों के कोलिशन के, ये सब अपने खर्चे पे जाएंगे और हर कोई अपना टिकट खुद खरीदेगा और वज़ीर आज़म पे या टैक्स पेयर की पैसे के ऊपर कोई बोझ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मुनीब। जाहिर है हम 55 रुपए किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर जो पिछले वजीर आजम ने इस्तेमाल करना था और उन्होंने 1 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर सिर्फ जो है वो बनी गाला से जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक आने के लिए जो इस्तेमाल करते रहे, वो हमें बताएंगे कि कफायत शारी क्या होती है। हमारे दौर में वो कट्टे और मुर्गियां और वो भैंसे जो हैं वो और गाड़ियां जो हैं वो नीलाम करके उन्होंने बहुत कफायत शारी का जो है वो सबूत देना था। और आलम ये था कि जो हमारी खातून अव्वल थी जो पिछली, वो जो है उनके लिए बाकायदा 2 दिन के लिए दोबारा जो है वो जहाज वहां खड़ा रहता था, क्योंकि वहां से वजीर आजम साहब शायद कहीं और निकल गए थे और इन्होंने तो रक्शे की तरह इस्तेमाल किया है जो जहाज है। शहबाज शरीफ साहब का एक ट्रैक रिकॉर्ड है मुनीब साहब, और मैं बिल्कुल आपको चैलेंज कर रही हूँ कि वो चेक कर लीजिए, और सिर्फ इससे चेक नहीं कीजिए, जो इस वक्त जो इनकी पिछली हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत की, उसने फ्लोर ऑफ द हाउस पंजाब असेंबली में इन्हीं के एक मेंबर के सवाल के जवाब में बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी कोई दौरा जो है वो सरकारी पैसे पर नहीं किया, वो हमेशा अपना जो है वो खर्चा खुद उठाते थे। और उसके बाद अब भी उनका प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी उनका जो है वो तमाम खर्चा खुद उठाने का। और मियां नवाज शरीफ साहब, आपको ये भी याद होना चाहिए कि वो अपनी जो तनख्वाह है वो नवाज शरीफ किडनी जो हॉस्पिटल था सवात के अंदर, वो उसको दिया करते। तो हम देने वाले लोगों में से बिल्कुल, चले ठीक है, लेकिन नहीं, मेरा मकसद ठीक है। मुझे जरा ये बता दें, ये जो लोग हैं, ये जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नहीं, आपकी कोलिशन पार्टनर्स हैं, अब उसमें मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शकुफ्ता जुमानी साहिबा, अख्तर मेंगल साहब, जनाब खालिद मक्सी साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, ये हर कोई आप बिल्कुल श्योर हैं कि ये अपने पैसों से जा रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरेबिया में? ये कंफर्म है बात, बाद में ये ना हो कि कोई और फैक्ट निकल आए। आप कंफर्म है, आप श्योर हैं बिल्कुल? देखिए मुनीब साहब, इस वक्त तो बहुत सारी फेक चीजें चल रही हैं। अभी वो 777 बोइंग जो आपने बताया था, वो भी एक झूठ और एक जो है वो प्रोपेगेंडा था, जो प्रोपेगेंडा सेल है PTI का, उसकी तरफ से। सो मैं नहीं समझती कि जब वजीर आजम खुद कमर्शियल फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे, वो इसके बाद का मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो बता भी चुकी हैं, तो बाकी लोग भी जो है वो अपना खर्चा खुद क्यों नहीं उठा सकते। और ये सहाफियों के बारे में, उसके बारे में बातें वो कर रहे हैं जो रशिया के दौरे के अंदर भी एक ही जो है वो चैनल होता था, उसके जो मुलाजमीन और मालकान जो है वो इमरान खान साहब के हर निजी, हर सरकारी, हर दौरे के ऊपर कहाँ कहाँ कैसे कैसे मौजूद होते थे। ये तो खैर मतलब सारी चीजें यहाँ है। हमारी पार्टी की खास तौर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बड़ी कैटेगोरिक स्टांस है इस हवाले से। उन्होंने ना कभी जो है वो, बल्कि हमेशा, मैंने जैसे पहले भी कहा, अल्लाह से डर के कहती हूँ कि हमारा जो है वो देने वाला हाथ है, लेने वाला हाथ नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला जब सऊदी अरब से वो वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि वो वजीर आजम जिसको ना तमीज थी चलने की, जिसको ना मैनर्स का पता था, डिप्लोमेटिक मैनर्स क्या होते हैं, मोहम्मद बिन सलमान को साथ बिठा के जो खुद वो जो है वो नोश फरमा रहे होते थे खाना, उनको ये नहीं पता था कि जो सऊदी फरमान रवा है उससे मिलते कैसे हैं। सो और उसी तरह का ज़ाहिर रिस्पॉन्स भी मिलता रहा। तो इंशाअल्लाह ताला इस दौरे से बहुत सारी खुशखबरियां मिलेंगी। मैं आप कह रही हैं खुशखबरियां मिलेंगी, बिल्कुल ठीक है। मैं यही चाहूंगा कि इसके अंदर जो डिटेल्स लिखी गई हैं, चाहे वो पार्टी हेड्स हैं, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब की उनकी फैमिली है, मियां शहबाज शरीफ साहब की फैमिली है, क्योंकि अज़मा बुखारी साहब आप एक ज़िम्मेदार रुकन है अपनी जमात की, आपकी बात को आज अगर आप कह रही हैं तो ये रिकॉर्ड के ऊपर है। अगर कोई काउंटर चीज़ सामने आएगी तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन आप कह रही हैं हर कोई अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करेगा, समेत पार्टी हेड्स के। आई टेक इट लाइक दैट। बट मुझे ज़रा नाज बलोच साहबा, पिछली हुकूमतों ने जो कर लिया सो कर लिया,
इस वक्त आज की तारीख के अंदर आपकी जमात कोalition पार्टनर है, आप सब ने इकट्ठे मिलकर ये हुकूमत बनाई है, आप भी यही कहेंगी कि कंफर्म है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, आपकी जमात की तरफ से कोई जाएगा, वो अपना खर्चा खुद उठाएगा इस सरकारी दौरे के ऊपर और एक पैसे का बोझ भी हुकूमती खजाने पर नहीं पड़ेगा? क्या आप भी एक इंश्योर कर सकती हैं, कंफर्म कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये जो पर्टिकुलर दौरा है, इसकी जो तफसीलात हैं वो तो आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जानिब से ज़्यादा डिटेल में यकीनन मिलेंगी और बहुत आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले जो 3.5 साल में दौरे हुए, तवातुर से हुए, बहुत ज़्यादा दौरे हुए और बड़े बड़े वफ्द जो है वो डेलीगेशन जाके बैरून मुल्क जाते रहे और कुछ काम ना किया और ऐसे ही घूम फिर के सैल सपाटे करके ज़्यादातर दौरों में यही हुआ कि वापस आए और कौम का पैसा ज़ाया हुआ। उसका भी हिसाब किताब लेकर आएंगे और बहुत जल्द आवाम से शेयर करेंगे कि किस तरह आवाम का जो टैक्स पेयर का पैसा है वो बैरून मुल्क दौरों में शाह खर्चियों में खर्च होता रहा। और दूसरी बात, जिस तरह अभी उज़मा ने बताया कि जिस तरह सरकारी हेलीकॉप्टर का बेजा इस्तेमाल गुज़िश्ता हुकूमत ने किया, जो कि ऑस्टेरिटी के बहुत बड़े बड़े नारे लगा के मुर्गी और कट्टों से शुरू हुए बात करना और ऑस्टेरिटी का जो उन्होंने जनाजा निकाला वो खर्चे और अखराजात शुरू होते हुए कहानी जो है वो गोगी बट फरा गोगी तक जाके कहानी पहुंच गई। तो फिर बात यह है कि ये इस तरह इल्ज़ाम तराशियों से बातें नहीं होती। मेरा ख्याल है कि वेट एंड वॉच, लेट्स सी। अब देखिए, बात यह है कि बात यह है कि सवाल तो ये उठता है ना कि पिछले जो वजीर आजम साहब थे, हुकूमत से पहले उनका टैक्स कितना वो पे करते थे, हुकूमत के आने के बाद उनके टैक्स में तवातुर से जो तेजी से इजाफा हुआ, इन बातों के जवाबात हम मांगेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पीटीआई जो है उसके जवाब लेकिन आप कह रही हैं, बिल्कुल ठीक तो है, लेकिन आप कह रही हैं कोई पैसा खर्च नहीं होगा, हुकूमती खजाने पर किसी का बोझ नहीं डालेगा। आखिर काज़मी साहब, हम और इश्यूज पे भी बात करेंगे, लेकिन एक बात सहाफ़ियों के हवाले से कई रिबट की गई आज मरियम औरंगजेब साहबा की जानिब से। अभी भी पीटीआई की तरफ से शहबाज गिल साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, ये कह रहे हैं कि खाबे खुल गए, दरवाजे खुल गए पीएम ऑफिस के बहुत से सहाफ़ियों पे जिनका नान नुफ्का बंदा, ऐसी बातें की जा रही हैं। और लेकिन रिबटल आ रहा है सो पार्टी हेड्स के हवाले से कि भाई अपने खर्चे पे जाएंगे। अब तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। अदर काज़मी साहब, देखें, सहाफ़ी तो बेचारे पिछली गवर्नमेंट में भी बड़े तंग रहे, उनको कहीं पे भी नहीं ले जाया गया और जिस किस्म की सूरत हाल थी वो आपको भी पता है। और अब जब ये हुकूमत आई तो हमें तो इस तरह की खबरें आ रही थी कि अब कोई सहाफ़ी भूखा नहीं सोएगा, इस किस्म का कोई प्लान भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में सहाफ़ियों को तो बेचारे वैसे ही जो है एक मजलूम तबका है, सहाफ़ियों को तो वैसे ही बीच में रगड़ दिया जाता है हर चीज़ में। बात यह है कि जो दौरे हुए, अभी जितनी लंबी लिस्ट है, आप क्या समझते हैं कि एक मुल्क जिसका इस वक्त वजीर खजाना अमेरिका में IMF से एक डील कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि चंद बिलियन डॉलर मिल जाएं ताकि हमारी इकॉनमी चल सके, एक ऐसे वक्त में इतना बड़ा वफ्द ले जाने की क्या जरूरत है? अपने पैसों से जाए तो फिर तो एतराज नहीं होगा आदर साहब, या फिर भी आपको लगता है नहीं ले जाना? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए इस वक्त हमारी प्रायोरिटी क्या है मुनीब साहब, कि हमारा मुल्क की इकॉनमी किधर है? इतना बड़ा वफ्द जाके इकट्ठा मुल्क से उधर क्या आप क्या शो करना चाह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि मजहबी अदर साहब मजहबी फ्रीजा भी होता है ना। ठीक है, रमजान का मौका है, आखिरी अशरा है, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, जा रहे हैं, एज लॉन्ग एज अगर वो पैसे अपनी जेब से खर्च करते हैं, टिकट, बोर्डिंग, लॉजिंग, स्टे, सब कुछ, तो फिर तो शायद एतराज नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं फिर भी ये गलत प्रायोरिटी है? नहीं, अपनी जेब से कोई जाए, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, यहाँ पे हम मुल्क चला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इस वक्त लीडरान हैं, इन्होंने तमाम ये जो निज़ाम है वो चला रहे हैं। अगर सब के सब उठ के चले जाएंगे तो आप क्या शो कर रहे हैं? ज़रूरी है कि सब ने इकट्ठा ही जाना है। और दूसरी बात यह है कि जो बैनुल-अक़वामी दौरे हुए, आप इसके ऊपर रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि जरदारी साहब के दौरों के ऊपर कितना खर्चा आया, मियाँ साहब के दौरों पर कितना खर्चा आया और इमरान खान साहब के दौरों के ऊपर कितना खर्चा आया। ये सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, आप खुद ये रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं, तो सूरत हाल खुद ही वाजे हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक शामिल करते रहिए। एक और बड़ा है, इमरान खान साहब ने कहा ईद के बाद धरना हो रहा है, इस्लामाबाद के अंदर कॉल दे रहे हैं। मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पार्टी क़यादत की जानिब से जो हिदायत मिली है वो भी अब अवामी दौरे करेंगी, बाहर वो भी निकलेंगी, ज़ाहिर बात है, एक माहौल बन रहा है। लेकिन इमरान खान साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह मौजूद है और वो चैलेंज कर रहे हैं पूरे स्टेट ऑपरेटर्स को कि भाई इलेक्शन करवाएं। उन्होंने अपने जलसे में कह भी दिया था कि गलती होगी तो अब उसे सुधार लीजिए। मकसद उनका क्या था वो इशारा सबको पता है, वो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को इशारा था कि भाई आपने गलती कर दी मुझे निकलवा के, तो अब ज़रा सुधार लीजिए मामलात को। एक ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, साथ रहिए।
अज़मा बुखारी साहब, इमरान खान साहब फिर धरना देने आ रहे हैं और आपकी हुकूमत, वैसे क्या हुकूमत है जिस हुकूमत में आप होते हैं, चाहे अपनी हो चाहे इत्तेहादी हो, इमरान खान साहब जहन बना लेते हैं कि उन्होंने धरना देना है। पिछली दफ़ा कभी तो उन्होंने धरना दिया था 2014, आज 2022 है। ठीक है, हालात कुछ मुख्तलिफ होंगे ज़मीनी, लेकिन इमरान खान साहब तो फिर इमरान खान साहब हैं, आकर आपको फिर तंग करेंगे इस्लामाबाद में। क्या करेंगे आप इस दफ़ा? अब तो उन्होंने कहा है कि उनका तो डिमांड ही बड़ी जेन्युइन है, भाई इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन से आप लोग इधर उधर हो रहे हैं। देखिए, एक शरपसंद धरना खान जो है वो उनको धरने से उठा के जो है उनके लिए बहुत मेहनत की गई, उनके लिए जो है वो पूरा एक प्लेटफॉर्म सजाया गया, मीडिया ने, आप लोगों ने उसको डार्लिंग बनाया, उसको अच्छा, जेड़ा कम है साढ़े दे पात तो नहीं, चलिए वो बर्दाश्त कर लें, ये फैक्ट है, फैक्ट है। और आप लोग ने तो उसको फंड रेजिंग भी बहुत बहुत करा के दी। अच्छा, वो अलग बात है, इस पे एहसान करो, उसकी शर से डरो। तो वो उस आदमी को जब डिलीवर करने की बारी आई तो वो कख नहीं कर सकता। और आज अफसोस की बात यह है कि उस आदमी ने इस मुल्क में आइन और कानून का तमाशा बना के रख दिया है और जूते की नोक पर रखा हुआ है हर चीज को। मेरा गिला जरूर है आला अदलिया से कि अगर उस दिन, जिस दिन अदालतें खुली थी और इमरान खान साहब अदम एतमाद के ऊपर जो है वो वोटिंग नहीं होने दे रहे थे, अगर उस दिन किसी और बाकायदा आइन शिकनी जो है वो कहा गया कि आइन शिकनी हुई है, आइन शिकनी के बावजूद अगर किसी को सजा मिल जाती तो शायद इमरान खान आज जो है इलेक्शन कमीशन उनकी जूते की नोक पे है, सुप्रीम कोर्ट उनकी जूते की नोक पे है, एस्टेब्लिशमेंट उनकी जूते की नोक पे है, और वो सबको जो है वो एक ही छड़ी से हाँक रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने आगे लगाया हुआ है, ना वो किसी मुल्क के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात रहने देना चाहते हैं, ना वो पाकिस्तान के अंदर अमन रहने देना चाहते हैं। इसलिए आपका ये कि हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इनकी पार्टी देखेंगे। जो पार्टी हुआ करती थी पार्टी करें, ये पार्टी है तो पार्टी करें, ये रात को पार्टी करते हैं। और जो है वो अगर जब तक पुरअमन रहेंगे, अगर पार्लियामेंट हाउस की तरफ हमला करेंगे तो इस दफा हालात ये नहीं होंगे। इस दफा इस्मत जुनेजो को जो है वो ईंटें मार के ये घर नहीं जाएंगे। उसके बाद अगर ये पीटीवी के अंदर घुस के नशरियात बंद कराएंगे और वजीर आजम जो है उस वक्त का और इस वक्त का जो सदर पाकिस्तान है वो मुबारकबाद देंगे, दहशतगर्दी के केस होने के बावजूद वजीर आजम और सदर इलेक्ट हो जाएंगे, तो ये ऐसा आपको लगता है? अब हालात ठीक है, अब हालात ओके, वक्त जरा कम है। नाज़ बलोच साहिबा, अब आप भी अज़मा बुखारी साहिबा के साथ खड़े होंगे क्योंकि इमरान खान साहब जबरदस्त कैंपेनर हैं, माहौल उन्होंने बना दिया है, ऑलरेडी लोगों को कॉल दे दी है कि ईद के बाद वो बताएंगे कि कब आना है धरने के लिए, फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल वो कौन देखें, ये उनका जमहूरी एक मिनट, शायद अज़मा बुखारी साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं। एक सेकंड जी, अज़मा बुखारी साहब आप मुकम्मल कर लीजिए। 2014 के धरने के बाद क्या हुआ था, उस वक्त जो है वो क्या हासिल कर लिया था? अगर वो एपीएस का वाकया ना होता तो बहुत शर्मिंदगी से जो है ये फेस कर रहे थे, और अब तो वो तमाम इंग्रेडिएंट्स भी इनके पास नहीं है जो इन्हें धरने को सजाया था। तो इस दफा ये खातिर जमा रखेंगे अपनी, और आप भी देखेंगे और पाकिस्तान की अवाम भी देखेगी कि ये शरपसंद जो है इसके साथ जो है वो स्टेट को बिल्कुल उसी तरह निपटना चाहिए जैसे शरपसंदों के साथ निपटा जाता है। इंग्रेडिएंट्स नहीं है जी। नाज़ बलोच साहिबा जी मुनीब, मैं समझती हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेटिक राइट है। इमरान खान साहब वेस्ट की डेमोक्रेसी की बहुत किया करते थे, लेकिन 3.5 सालों में जब अमल करने का टाइम आया तो उनमें अदम बर्दाश्त हमने देखा कि उनके अंदर टॉलरेंस जो है वो नहीं थी। सो मच सो कि वो पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पाए। कितनी दफ़ा गिनती के आई कैन काउंट ऑन फिंगर टिप्स के कितनी दफ़ा इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आए 3.5 सालों के अंदर। तो ये तो लेवल है टॉलरेंस का कि वो डेमोक्रेटिकली फेस नहीं कर पा रही दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को। आज अगर ये डेमोक्रेसी के और ट्रू स्पिरिट्स के ऊपर यकीन रखने वाली पार्टी होती तो ऑपोजिशन में बैठकर फेस करती और एज एन ऑपोजिशन अपना रोल अदा करती, लेकिन ये मैदान छोड़ के भाग गए अदम एतमाद के दिन। आखिरी गेंद पे खेलने वाले तो गेंद पार्लियामेंट में घूम रही थी लेकिन वो खुद गायब थे कप्तान साहब। बात यह है कि और फिर दूसरी बात, मैं अहम बात मुनीब करती चलूं, देखिए मैं तो बिलीवर हूं इस बात की कि ये डेमोक्रेसी में राइट फंडामेंटल होता है कि आप अपने वर्कर्स को मोबिलाइज करें, आप अपनी जो है वो जो भी सियासी वाबस्तगियां हैं उसको फ्रीली एक्सरसाइज करें। लेकिन मुनीब, लेट अस नॉट फॉरगेट, जलसे तो वो हुआ करते थे जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो किया करती थी। जलसे वो होते थे जो 70s में जुल्फिकार अली भुट्टो किया करते थे। ना सोशल मीडिया था,
ना टेलीविजन के इतने सारे चैनल्स थे, ना लोगों को पब्लिसिटी कैंपेन्स की जाती थी उस वक्त, लेकिन तब भी हर गांव देहात में पीपल्स पार्टी का परचम लगा हुआ होता था। तो वो लीडर होते हैं जो पब्लिक लीडर्स होते हैं, जो लोगों के दिल में बसते हैं। ऐसे तो आप अगर 1000-1200 लोग लेकर आकर इमरान खान साहब के साथ काफी बड़ी तादाद भी हो सकती है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, बिल्कुल खत्म हो गया है। अतर काज़मी साहब, इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, धरने के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं, वो इम्पैक्ट होगा या नहीं? जमीनी हालात फर्क हैं 2014 से और आज। देखिए, इमरान खान की ख्वाहिश है कि फ़ौरन इंतखाबात हों, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इंतखाबात जल्दी हो जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि जो करंट सेटअप है वो जल्दी इंतखाबात की तरफ जाएगा। इस वक्त सब लोग एक पेज पे हैं। वो एक पेज जो बहुत सारे लोगों को माजी करीब में बहुत बुरा लगता था, आजकल वो एक पेज लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, और वो एक पेज बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। इंतखाबात तभी जल्दी होंगे जब इमरान खान प्रेशर डालेगा। अगर इमरान खान असेंबलियों में आके बैठता है तो उसका सियासी गला घोंट दिया जाएगा। अगर इमरान खान सड़कों पे आते हैं तो प्रेशर पड़ेगा एक पेज के ऊपर, और क्या पता फिर पेज टर्न हो जाए और इंतखाबात जल्दी हो जाए। ठीक है, पेज टर्न ना हो ये तो खैर वक्त ही बताएगा। अपने तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक दीजिएगा, देखने का शुक्रिया।